हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने बल वाला चैप्टर चालू कर दिया था। जैसे ही गति वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, हमने सेकंड फिजिक्स का चैप्टर उठा लिया था। कौन सा? बल एवं दाब। तो देखो, दाब वाला जो पोर्शन है ना, वो इस चैप्टर से हटा दिया गया है। इस चैप्टर से जो कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस शॉर्ट किया गया ना, उसमें से ये जो बल वाला चैप्टर है, इस बल वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक आ रहा है, और वो टॉपिक है संतुलित बल और असंतुलित बल। यानी कि मैं कुल मिला के बात बोलूं तो आज की क्लास में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? पूरा। और हो क्या जाएगा? लगभग हो ही गया। संतुलित बल असंतुलित बल तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी संतुलित और असंतुलित बल की जो कंप्लीट डिटेल है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इनमें डिफरेंस भी क्रिएट कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो देखो, वही टॉपिक है हमारा आज का भी, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित एवं असंतुलित, संतुलित एवं असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड इनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड इनबैलेंस्ड फोर्स। दो टाइप के बल थे, और दोनों टाइप के जो बल है इनकी बात हमने कल की थी। संतुलित बल किसे कहते हैं? थोड़ा सा वापस रिवाइज करवाऊं। संतुलित बल का मतलब होता है किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान कितना आना चाहिए? शून्य। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ एग्जिस्ट किए जा रहे हैं, एक साथ आरोपित किए जा रहे हैं, तो उन बलों का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, जो परिणामी मान आएगा, वो शून्य है। ठीक है, तो ऐसे बलों को तो हम बोल देंगे संतुलित बल। और ऐसे बल यानी कि किसी वस्तु पर आरोपित अनेक ऐसे बल जिनका परिणामी मान शून्य नहीं होता है, ऐसे बल कहलाते हैं असंतुलित बल। इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 0 होती है, इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या होती है? शून्य नहीं होती है। ठीक है, तो वो संतुलित बल होता है और ये असंतुलित बल है। अब हमें क्या करना है? हमें एक क्वेश्चन तैयार करना है इन दोनों के बीच में, संतुलित बल और असंतुलित बल के बीच में विभेद बताना है। तो एक तरफ तो लिखेंगे संतुलित बल, संतुलित बल, और एक तरफ क्या लिखेंगे? असंतुलित बल। एक तरफ संतुलित बल है और एक तरफ है असंतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स और एक तरफ है इनबैलेंस्ड फोर्स। अब इनमें क्या क्या अंतर होता है वो देखना, समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो पहला पॉइंट है उसके अंदर दोनों की डेफिनेशन बताओगे। वह बल जिस पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान शून्य हो संतुलित बल कहलाता है। वह बल जिस पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान शून्य नहीं हो असंतुलित बल कहलाता है। किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान, किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान या परिणामी बल शून्य हो, तब तो हम उसे क्या बोलेंगे? संतुलित बल। और अगर किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान शून्य नहीं हो, तो ऐसे बल कौन सा बल कहलाता है? असंतुलित बल। ठीक है। नंबर 2, जो पहला डिफरेंस है संतुलित और असंतुलित के बीच में, जो फर्स्ट डिफरेंस है उसमें तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट में तो सिर्फ डेफिनेशन देनी है आपको। सेकंड काम ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वस्तु रुकी हुई है, क्या
कौन से बल के द्वारा, कोई वस्तु रुकी हुई है, कौन से, इन दोनों में से आप कौन से बल के द्वारा उस वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हो। यानी कि अगर मैं ये कहूं, क्या संतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी हुई वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है क्या? देखो कैसे, मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है, और हम जानते हैं संतुलित बल किसे कहते हैं, जिस पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान शून्य हो। इधर से भी 10 न्यूटन बल, इधर से भी 10 न्यूटन बल बराबर, इधर से भी मतलब दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं, तो ये वस्तु कहीं जा ही नहीं सकती। आप खुद समझ सकते हो, इधर से भी 10 न्यूटन बल, इधर से भी 10 न्यूटन बल, तो ये वस्तु इधर भी नहीं जा सकती, तो इधर भी नहीं जा सकती। मैं ऐसे बीच में खड़ा हूं, मेरे को इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन बल के साथ, इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन बल के साथ, तो किस तरफ जाऊंगा? किसी भी तरफ नहीं जाऊंगा, उसी जगह पर रहूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संतुलित बल के द्वारा किसी विराम अवस्था में रुकी हुई वस्तु को गतिशील अवस्था में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता, जबकि असंतुलित बल के द्वारा लाया जा सकता है। देखो कैसे, ये कोई दूसरी वस्तु है, तो इसमें तो क्या परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता ना। एक तरफ से बल लग रहा है, मान लो 30 न्यूटन, एक तरफ से बल लग रहा है, इधर कितना बल लग रहा है 30 न्यूटन, इधर कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये तो सेम वैल्यू नहीं है। ये जो बल लग रहे थे, इन्होंने तो फिर भी एक दूसरे को कैंसिल किया है। यहाँ पर 30 न्यूटन है, यहाँ पर 10 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 30 के आगे 10 कुछ नहीं कर सकता। इधर 20 न्यूटन ज्यादा होगा ना, 10 से 10 कैंसिल करो तो 20 बच रहा है, तो वस्तु इधर जाएगी। मतलब विराम अवस्था वाली वस्तु को मोशन या गति में लाया जा सकता है, कौन से बल के द्वारा? असंतुलित बल के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कि संतुलित बल के द्वारा, संतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी वस्तु को, संतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, गतिशील अवस्था कि संतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी वस्तु को गतिशील अवस्था में नहीं लाया जा सकता। संतुलित बल के द्वारा नहीं लाया जा सकता, दोनों बराबर रहेगा ना। और जबकि इसकी बात करूं कि असंतुलित बल के द्वारा, संतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। संतुलित बल की बात करें तो रुकी वस्तु को गति में नहीं ला सकते, लेकिन असंतुलित बल के द्वारा विराम अवस्था में रुकी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है, क्या किसी वस्तु का आकार और आकृति संतुलित बल के द्वारा चेंज की जा सकती है क्या? जी हाँ, चेंज की जा सकती है। देखो कैसे, मान लो ये हमारे पास ये कोई गुब्बारा है, मेरे हाथ में कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे के ऊपर मैं दोनों तरफ से बल लगाऊं। मेरे हाथ के बीच में गुब्बारा है, मैं इधर से भी बल लगाऊं, इधर से भी, तो गुब्बारे के ऊपर दोनों तरफ से बल लगाऊं तो गुब्बारा फैलेगा नहीं क्या? बिल्कुल फैलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, किसी वस्तु पर दोनों दिशाओं से आरोपित बल बराबर है, तो उस वस्तु का आकार चेंज हो सकता है, आकार चेंज हो सकता है। मान लो कोई लचीली वस्तु है, दोनों तरफ से हम उसको बराबर दबाए तो वो ऊपर निकलेगी, ऐसे उसका आकार क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु का आकार और आकृति चेंज की जा सकती है, लेकिन असंतुलित बल के द्वारा नहीं की जा सकती। मान लो मेरे हाथ में गुब्बारा है, तो मैं एक ही तरफ से बल लगा रहा हूं, इधर से बल नहीं लग रहा। एक तरफ से बल लगाऊंगा तो वो तो वस्तु गति करने लग जाएगी,
वो गति, वो जो बल लगेगा ना वो उसका आकार नहीं बदलेगा, वो उसकी गति बदल देगा। रुकी है तो गति में ला देगा। तो असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की आकार और आकृति चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि संतुलित बल के द्वारा वस्तु का आकार एवं वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट डालो किसमें, असंतुलित बल में वही पॉइंट डालना है, बस इसको चेंज करना है। चेंज कैसे, ये आकार बदल सकता है तो ये आकार नहीं बदल सकता। असंतुलित बल के द्वारा वस्तु का आकार एवं आकृति नहीं बदली जा सकती है। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 3 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, पहला डेफिनेशन देना है, सेकंड ये पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, थर्ड क्या है, थर्ड का मतलब है कि आकार बदला जा सकता है। ये इसको स्थिति भी बोल सकते हो कि संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदली जा सकती, मतलब रुकी हुई को गति में नहीं लाया जा सकता, और असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को बदला जा सकता है। सेम पॉइंट, बस लैंग्वेज का फर्क है। नंबर 4 ये है, अगर मैं चौथा पॉइंट मैं बोलूं कि किसी वस्तु की दिशा को या किसी वस्तु की चाल को किस बल के द्वारा बदला जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कण है या पिंड है, उसकी चाल आप कुछ भी मान लो, उसकी दिशा आप कुछ भी मान लो, तो कौन से बल के द्वारा उस वस्तु की चाल और उस वस्तु की दिशा बदली जा सकती है? आप सोचो, देखो ये वाला जो बल है, अगर ये वस्तु की स्थिति ही नहीं बदल सकता तो ये चाल और दिशा क्या हाथ बदलेगा? चाल का मतलब, चाल मान लो 20 की चाल है तो 40 में तो कौन ला सकता है? जो गति चेंज करेगा। तो गति ये तो चेंज नहीं कर सकता, गति तो ऐसा संतुलित बल चेंज करता है। दिशा कौन बदल सकता है? जो रुकी हुई को गति में ला सकता है। जो स्थिति नहीं बदल सकता वो दिशा भी चेंज, वो तो वस्तु तो रुकी हुई है, डायरेक्शन क्या खाद चेंज हुई, तुम कह सकते हैं। या फिर एक तरीके से और समझाऊंगा, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, 10 न्यूटन, ये वस्तु हिलने वाली भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज अपनी जगह पर ऐसे की ऐसे पॉइंटेड है, ये हिलने वाली भी नहीं है। अब अगर ये हिल नहीं सकती, ये रुकी हुई है, तो इसकी चाल भी क्या हो गई? 0। इसकी दिशा जो है वो निर्धारित दिशा है, इसकी दिशा को भी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन एक तरफ 10 न्यूटन बल लग रहा है, एक तरफ 20 न्यूटन, तो इधर ज्यादा लग रहा है, तो वस्तु की चाल चेंज हो सकती है, इधर बल लगाकर चाल बदली जा सकती है, या फिर इसको इसके इधर से बल लगाकर इधर से बल लगाकर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। तो हम बिल्कुल सोच समझकर आराम से कह सकते हैं कि संतुलित बल के द्वारा ना तो किसी वस्तु की चाल बदली जा सकती है, ना ही किसी वस्तु की दिशा बदली जा सकती है, जबकि असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों में बदलाव किया जा सकता है। ये पॉइंट डालेंगे, यानी कि वस्तु की चाल और वस्तु की दिशा को संतुलित बल नहीं बदल सकता। तो इसमें क्या देखेंगे हम? चौथा पॉइंट ये है कि असंतुलित बल के द्वारा वस्तु की दिशा भी चेंज हो सकती है, दिशा भी बदली जा सकती है और चाल भी बदली जा सकती है। ये 4 पॉइंट थे, मतलब 4 पॉइंट को लेकर हमने संतुलित और असंतुलित बल के बीच में क्या किया है? विभेद किया है, डिफरेंस क्रिएट किया है। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। संतुलित और असंतुलित के बीच में सबसे पहला पॉइंट देना है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी मान अगर 0 है तो संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी परिणामी बलों का मान अगर 0 नहीं है तो ऐसे बल कहलाते हैं असंतुलित बल।
संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति या कोई विराम अवस्था में रुकी वस्तु है तो उसको गति में नहीं लाया जा सकता, यानी कि स्थिति नहीं बदली जा सकती। जबकि अगर असंतुलित बल की बात करें तो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज किया जा सकता है, अगर वो वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति में लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट यह है कि संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु का आकार और आकृति चेंज की जा सकती है, जबकि असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की आकार आकृति चेंज नहीं की जा सकती। फोर्थ पॉइंट है कि संतुलित बल के द्वारा किसी भी वस्तु की चारों ओर किसी भी वस्तु की दिशा को नहीं बदला जा सकता, जबकि असंतुलित बल के द्वारा किसी भी वस्तु की चारों दिशा को बदला जा सकता है। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। सोच समझ के आराम से आंसर आप दे सकते हो और ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले बल और त्वरण के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो ये चैप्टर तो क्या हो गया, फिनिश है। लेकिन एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी नया चैप्टर लेके आएंगे। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक 5 kg द्रव्यमान, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी तथा बल को 2 गुना कर दिया जाए तो बल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं समझा दूं आपको। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु है, एक वस्तु है जो कितने किलो की है, 5 किलो की, और उस वस्तु पर जो त्वरण लगा हुआ है, उस वस्तु का जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो कितने त्वरण के साथ हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो उस वस्तु जो 5 किलो वाली वस्तु है ना, उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो वेग पैदा हुआ है वो कितने बल से हुआ है, तो कितने बल की जरूरत पड़ेगी इतना त्वरण चेंज करने के लिए। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर बल को 2 गुना कर दिया जाए, जो पहले वाली पोजीशन है उसमें अगर बल को 2 गुना कर दिया जाए तो फिर त्वरण कितना हो जाएगा। तो ये सेकंड पोजीशन तो हम बाद में डिटरमाइन करेंगे, पहले बल निकालते हैं। लिखा ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का दे तो सॉल्यूशन यही है कि हमें सबसे पहले निकालना है बल। क्या निकालना है, बल। और इससे भी पहले हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। तो हमें क्या दिया है, एक तो त्वरण दे रखा है, त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक द्रव्यमान दे रखा है m, कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, बल। क्या पूछ रहा है, बल। देखो तो बल और बल का सूत्र मैंने क्या बताया था, याद करो। बल के सूत्र के लिए ट्रिक बताई थी, माँ फादर इक्वल माँ, यानी कि F बराबर माँ लिख दिया तो माँ का मतलब m है। ये तो ट्रिक है, माँ से मतलब m से मतलब है द्रव्यमान और s से मतलब है त्वरण। तो F बराबर m का मान कितना है 5, a का मान कितना है 10, तो m का मान कितना है बताओ, बल कितना आया 50। कितना बल आया 50। और बल का मात्रक क्या होता है, जो भी आंसर निकालोगे तो जिस भौतिक राशि का निर्धारण किया जा रहा है उस भौतिक राशि का मात्रक भी आंसर के आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी भौतिक राशि निकाली, बल निकाला, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो आंसर आया 50 न्यूटन। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 kg
द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करने के लिए उस वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाया गया। इतना बल लगाओगे ना 5 केजी वाली वस्तु पर, तब ही जाकर कितना त्वरण पैदा होगा, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन निकाल लिया कितने बल की आवश्यकता होगी, 50 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो कि अगर बल को 2 गुना कर दिया जाए, जो बल हम निकाल के लाए ना 50, इसको मान लो डबल कर दो, 50 का डबल क्या होता है 100 होता है, डबल कर दिया जाए तो त्वरण का मान क्या होगा, यदि बल को 2 गुना, यदि बल को 2 गुना करें हम, तो बल तो 50 न्यूटन था, 50 को हमने डबल किया तो कितना हो गया 100 न्यूटन, 100 हो गया ना 100 न्यूटन। तो त्वरण का मान क्या होगा, अब त्वरण का मान निकालोगे, त्वरण का मान तो बल के सूत्र से निकलेगा, ऐसे बल का सूत्र क्या है, F बराबर m है, इस सूत्र में त्वरण भी आ रहा है तो त्वरण से हम बल निकाल सकते हैं, सॉरी इस फॉर्मूले से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इस राशि को इधर ले लो, m a बराबर f, तो a अपनी जगह रहेगा, f m कहाँ चला जाएगा नीचे, त्वरण निकाल रहा है ना, तो इस सूत्र को हमने चेंज कर दिया। तो देखो a बराबर एफ एम आया, तो a बराबर f कितना है 100 न्यूटन कर चुके हैं बल को 100, m कितना है मास, तो द्रव्यमान तो दिया है ना 5 केजी, कितना है 5, सॉरी केजी नहीं लगाना 5, तो a त्वरण कितना आएगा 20 × 100, 20 त्वरण कितना आ गया 20, और त्वरण का मात्रा क्या होता है ये रहा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब देख लो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, वापस समझाता हूं। 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण पैदा करने के लिए 50 न्यूटन बल की जरूरत पड़ी, 50 न्यूटन, यानी कि बल हमने निकाल लिया 50 न्यूटन की जरूरत पड़ी। और अगर हम बल को 2 गुना कर दे, 50 से 100 न्यूटन कर दे, तो फिर कितने त्वरण की जरूरत पड़ेगी, फिर त्वरण हम निकाल के लाए कि अगर बल डबल हो गया ना तो फिर त्वरण भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो बल पहले त्वरण कितना था 10, तो 10 त्वरण था ना, तो बल कितना आ रहा था 50, फिर हमने बल डबल कर दिया 100 कर दिया, तो जब बल डबल हो गया तो त्वरण भी तो डबल हो जाएगा ना, त्वरण कितना हो गया 10 से कितना हो गया 20। ये तो हम एक माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको डेराइव करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बेस की जरूरत पड़ती है, एक पूरी वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, तो हमने ऐसे इसको डिसाइड कर दिया। तो ये लो, ये आपका बल वाला चैप्टर भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है 20 तारीख को, 20 तारीख या संडे को आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, उसके लिए मैंने सिलेबस भी डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, 4 चैप्टर डाले हैं, उन 4 चैप्टर को आराम से रीड करो, नोट्स याद करो और उनके जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करो। और अगर उन चैप्टर्स के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना आंसर, अपना क्वेश्चन या तो स्कॉलरी आर्मी पे या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हो, उनका सोल्यूशन करके या तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा या फिर स्कॉलरी आर्मी में उनका सोल्यूशन डाल दूंगा। लेकिन आप टेस्ट की तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।